नमस्कार, सूर्य समाचार आप देख रहे हैं यूपी लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ में श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज एटा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे सीमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। करीब 700 लोगों को रोजगार मिलेगा। 800 करोड़ की लागत से सीमेंट फैक्ट्री बनी है। आज एटा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। आज का दिन खास एटा वासियों के लिए। सुबह 11 बजे सीमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। करीब 700 लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। 800 करोड़ की लागत से यह सीमेंट फैक्ट्री बनकर तैयार हुई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का नाम बदलने की मांग हाल के दिनों में तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने बरेली के आंवला में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शाहजहांपुर का नाम बदलने की अपील की है। इससे पहले शाहजहांपुर के ही एक इलाके जलालाबाद का नाम बदल गया, जिसको लेकर अब सियासतदानों के साथ साथ लोगों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। देखिए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का नाम बदलने की मांग हाल के दिनों में तेज हो गई है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने बरेली के आंवला में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शाहजहांपुर का नाम बदलने की अपील की। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर नाम गुलामी का प्रतीक है और इसे किसी स्वतंत्रता सेनानी, संत या समाज सुधारक के नाम पर बदला जाना चाहिए, जिससे भारतीय संस्कृति और गौरव की भावना को बढ़ावा मिले। इस मांग ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दिया है। कल कार्यक्रम था आंवला में, तो सबने ये तय किया है कि हम नाम बदलवाएंगे। तो उसमें वहाँ के मंत्री जी भी बैठे हुए थे। ये मांग नहीं है, ये सबने इच्छा व्यक्त कर दी है अपनी, और वो इच्छा सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेवारी वहाँ बैठे हुए एक मंत्री जी को ही दे दी गई, जो शाहजहांपुर के ही हैं और वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं बरेली के। ये तय है कि ये बात हुई है कि इसका नाम बदलना चाहिए, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पे, किसी संत के नाम पे, या किसी सांस्कृतिक चेतना का जागरण करने वाले महापुरुष के नाम पर। और ये तो गुलामी के दौर की निशानी है, ये नाम मिटाया जाना चाहिए। और ये बात मैंने कोई मांग नहीं की, मैंने कहा है, घोषणा मैंने ही की और सबने उसका समर्थन किया है और मंत्री जी की जिम्मेवारी ठहरा दी। इसके अलावा शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम हाल ही में बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है, जिससे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी। ये निर्णय भगवान परशुराम की जन्मस्थली होने के दावे के आधार पर लिया गया, जिसकी मांग लंबे समय से उठ रही थी। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया, तो वहीं इसको लेकर मंत्री दयाशंकर ने कहा कि ये एक सराहनीय कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं। भगवान परशुराम हम लोग के विष्णु के अवतार हैं। पूरा हमारा सनातन धर्म, पूरा भारतीय संस्कृति उनको ईश्वर के रूप में मानता है और ये उनका वहीं पर जन्मस्थली भी है। और यदि उनके नाम से यदि जलालाबाद का नाम परशुराम जी के नाम पर किया जा रहा है, तो ये हम सब के लिए सौभाग्य है, हर्ष का विषय है। सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं नाम बदले जाने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है और शासन प्रशासन की सराहना भी की है। हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि परशुराम जी के नाम पर, और परशुराम जी की जन्मस्थली है, उसका नाम बदलकर परशुरामपुरी रख दिया गया। ये माननीय मंत्री जितिन प्रसाद जी की एक बहुत बड़ी और अद्भुत पहल है, जिससे हम लोगों को उनकी पहल के द्वारा ये नाम परशुरामपुरी नाम मिला है सभी लोगों को। ये माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। ये सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। इससे हम सभी लोग गौरवान्वित होंगे, क्योंकि परशुराम धरती है वहाँ पे, इसलिए बहुत ही अच्छा काम रहा है। इसके लिए हम सब अमित शाह जी का, जितिन प्रसाद जी का धन्यवाद करेंगे। जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी रखा गया, वहाँ के सभी सनातियों को जो है जीत हुई है। और मैं तो यही चाहता हूँ सभी लोग सुबह अपने परशुरामपुरी नाम रखकर जो है नाम लिया करेंगे। भगवान परशुराम का नाम जो है सुबह शाम लेंगे तो कितने बड़ा वो है जीत है। और मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि मेरे जलालाबाद को परशुरामपुरी नाम रखा गया है
और जितिन प्रसाद को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ और उनका सहयोग काफ़ी रहा, इसलिए जो है इस परशुरामपुरी नाम रखा गया है। इसको परशुरामपुरी के नाम को बदलने के लिए लेकर काफ़ी समय से लोगों की कस्बा वासियों की मांग थी। आज जो कस्बा के जो हमारे कस्बा निवासी लोग हैं उनकी मंशा के अनुसार, उनकी मांग के अनुसार जो भी आज बदल गया है, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ठीक है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बता दें कि बीते दिनों प्रदेश के प्रमुख सचिव की ओर से केंद्रीय गृह सचिव को पत्र भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि जलालाबाद भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। वहां भगवान परशुराम का काफी पुराना ऐतिहासिक मंदिर भी है, इसलिए जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी रखे जाने की मांग की जाती रही है। नगर पालिका परिषद ने मार्च 2018 और सितंबर 2023 में इस मांग के प्रस्ताव को बोर्ड में भी पारित किया। अप्रैल में शाहजहांपुर के डीएम ने बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव संलग्न कर नाम परिवर्तन को अपनी संस्तुति सहित पत्र शासन को भेजा था, जिसके बाद अब ये नाम बदल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। बीते दिनों यूपी एसटीएफ ने बलरामपुर में छांगुर गैंग द्वारा बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराए जाने का खुलासा कर छांगुर समेत कई लोगों को जेल भेज दिया, जिसके बाद से अब लगातार एक के बाद एक इस गैंग के कारनामे सामने आने लगे हैं। लेकिन लखनऊ से अब इसको लेकर जो नया मामला सामने आया है वो सवाल खड़ा करता है तत्कालीन समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं पर। इस बार पीड़िता के क्या आरोप है और समाजवादी पार्टी के नेता किस तरह से मामले से जुड़े हुए हैं, रिपोर्ट में जानिए। बीते दिनों यूपी एसटीएफ ने बलरामपुर में छांगुर गैंग द्वारा बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराए जाने का खुलासा कर छांगुर समेत कई लोगों को जेल भेज दिया है, जिसके बाद से अब लगातार एक के बाद एक इस गैंग के कारनामे सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें छांगुर गैंग से जुड़े सपा नेताओं से पीड़ित एक युवती को सामने लाकर दुष्कर्म, जबरन धर्मांतरण और शोषण की घटनाओं का सनसनीखेज खुलासा किया। इनमें से कुछ तस्वीरें समाजवादी पार्टी प्रमुख हदफ के साथ भी देखी गई, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी आरोपियों के समाजवादी पार्टी जुड़े होने के कई सबूत मिले हैं। आरोपियों की प्रोफाइल में समाजवादी पार्टी की अलग अलग विंग्स के लिए काम करने की जानकारी भी देखी गई। पीड़ित महिला ने बताया कि 2017 में एक कॉलेज समारोह के दौरान बबलू खान ने सबसे पहले उससे संपर्क किया, जिसके बाद उसके साथ कई तरह के दुर्व्यवहार हुए। उसे जबरन शादी के लिए छांगुर बाबा की मजार पर ले जाया गया, बाद में मुंबई ले जाया गया जहां उसे बंदी बनाकर रखा गया और बाद में आलमगीर अंसारी सहित विभिन्न स्थानों पर उसका शोषण किया गया। मित्र नौशाद खान उर्फ नाटा नवाब खान से मिलवाया, वहां से फिर से लेके वो मतलब छांगुर बाबा के मजार पे निकाह करवाया। निकाह करवाने के बावजूद वहां से वो बम्बई लेके गया, वहां पे कुछ दिन तक बंधक बना के रखा। वहां से रखने के बाद वो फिर लेके आया बबलू खान उर्फ रफी खान के यहाँ, शारीरिक शोषण जबरन करते थे लोग, सारे लोग मिलके। आलमगीर के यहाँ नौकरी पे रखा, वहां से रखने के बाद से फिर से वो ऑफिस पे कई लोग थे, वहाँ पे सब लोग जबरन, सब लोग मुस्लिम है, जबरन वो करते थे लोग सूचकर। मुझे न्याय चाहिए, मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। बबलू खान ने मेरे को अपने खास मित्र बोल करके नौशाद खान के पास भेजा, नटा नवाब खान के पास। वहाँ पे वो लेके फिर से दोनों लोग मिल के लेके गए लोग बाबा के मजार पे, छांगुर बाबा के मजार पे। वहाँ पे निकाह करवाए लोग जबरन। मैं नहीं अपनाना चाहती थी, वो लोग जबरन अपनाए। उसके बाद फिर से कुछ दिन के बाद से यहाँ पे लेके आया पड़ौना, वहाँ पे फिर ले करके फिर बबलू खान के यहाँ छोड़ा। वहाँ से फिर ये लोग मिलके सब लोग, ऑफिस से था प्राइवेट, वहाँ पे 15,000 पे रखवाए लोग, वहाँ पे बंधक बना के रखे लोग। मुझे कोई वो नहीं था, इसलिए संपर्क नहीं था, इसलिए कुछ कर नहीं पाई मैं। पुलिस से मदद मांगने की उसकी कोशिशों के बावजूद उसे उपेक्षा का सामना करना पड़ा और उसे धमकी भी दी गई। अंततः वो सनातन धर्म हेल्पलाइन पर पहुंची और न्याय और समर्थन की मांग की।
देखिए, सनातन हेल्पलाइन नंबर जो जारी हुआ विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा, इस पे स्थितियां ये चल रही हैं कि अब तक 8000 के आसपास लोगों का फोन आया और लगभग 1.5 से पौने 2000 लोगों के हम लोगों ने समस्या भी समाधान किया है। अभी कुशीनगर से एक बच्ची जो राजपूत समाज से थी, उसकी गरीब है, चूंकि गरीब होने के कारण उसको बहुत संकट से झेलना पड़ा। संकट ये था जो शारीरिक संपर्क इस पे कई लोगों ने बनाया और जब बोलने की साहस की तो इसको डराया धमकाया गया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई और इसका एक छोटा भाई है, उसको जान से मारने की धमकी दी गई, जो वास्तव में विश्व हिंदू रक्षा परिषद इसकी कड़ी निंदा करता है। अभी उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुशीनगर से बात किया और वो यहाँ पर एसीपी को भेज रहे हैं। एसीपी स्वयं लेकर के यहाँ से जाएंगे और इस तरह से विश्व हिंदू रक्षा परिषद पीड़ितों के लिए सदैव तत्पर रहता है। ये पहली बार नहीं है जब किसी महिला ने छांगुर के काले कारनामों को लेकर शिकायत दर्ज की है, लेकिन इस बार के मामले में राजनीतिक दबाव भी सामने आ रहा है। जो पीड़िता की शिकायत दर्ज न होना तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी सवाल खड़ा करता है, तो वही आरोपियों का समाजवादी पार्टी से जुड़ा होना पीड़िता के आरोपों से मेल खाता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। भिनगानगर में ईदगाह से तहसील तिराखे तक लोक निर्माण विभाग की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। ये कार्रवाई क्यों की गई और प्रशासन ने इसके पीछे की क्या वजह बताई है, जानिए आप। श्रावस्ती के भिनगानगर में ईदगाह से तहसील तिराहे तक लोक निर्माण विभाग की सरकारी जमीन पर बने लगभग 53 मकानों और दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। ये कार्रवाई अवैध अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण के लिए की गई। कार्रवाई के दौरान 8 बुलडोजर और पोकलैंड मशीनें तैनात की गईं। प्रशासन ने पहले अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद कुछ दुकानदारों ने स्वयं अपनी दुकानें खाली कर ली। हालांकि जिन्होंने नोटिस का पालन नहीं किया, उनके निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात था और जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी मौके पर मौजूद रहे। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने की व्यापक मुहिम का हिस्सा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सड़क चौड़ीकरण जनहित में है, लेकिन कुछ प्रभावित दुकानदारों ने मुआवजे की मांग की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना वैध दस्तावेजों के बने निर्माणों पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इसमें श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगांव तहसील और सड़क के बीच में जो जमीन है वो रास्ते की जमीन थी, पीडब्ल्यूडी विभाग की। उस पर अवैध अतिक्रमण था जिसको आज हटाया जा रहा है। पूर्व में इस पर नोटिस दिया गया था और जो प्रभावित पक्षकार थे वे माननीय उच्च न्यायालय में गए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए इसमें संबंधित विभाग पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए थे कि वे इसका परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करें। इसमें सभी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था, नोटिस दिया गया था। सभी साक्ष्यों अभिलेखों को देखने के बाद ये सिद्ध हुआ कि ये शासकीय भूमि है, जिस क्रम में खाली करने का नोटिस दिया गया था। और लगभग ये 85 मीटर का दायरा है तहसील से सटा हुआ, जिसमें कार्रवाई आज जो है ध्वस्तीकरण की हो रही है। और इसमें ये भी देखा गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई अन्य घर या मकान नहीं है तो उसको आसरा योजना के अंतर्गत हमारे पास पर्याप्त संख्या में आवास खाली हैं और उनको बता दिया गया है जो भी इच्छुक होंगे और पात्र होंगे उनको आवास दे दिया जाएगा। कितनी दुकानें और मकान हैं? लगभग 20 से अधिक निर्माण है जिनका ध्वस्तीकरण आज हो रहा है। बता दें कि इसके अलावा श्रावस्ती में पहले भी अवैध मदरसों और मजारों पर बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है। उदाहरण के लिए जून 2025 में भारत नेपाल सीमा के पास फतेहपुर बनगई में सरकारी जमीन पर अवैध होने के कारण ध्वस्त किया गया था। इसके बाद जुलाई 2025 में भिनगा सिरसिया मार्ग पर नगर पालिका की जमीन पर बनी अवैध मजार को भी ढहाया गया था। सरकार का पक्ष साफ है, किसी भी तरह की अवैध संपत्ति को नहीं रखा जाएगा। इसी नीति के तहत अलग अलग जगहों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
इधर गाजियाबाद की आम्रपाली विलेज सोसाइटी में डॉग बाइट का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला को लिफ्ट में जाने से पहले एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया। कुत्ते को साथ ले जाने वाला व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदार था कि उसने पीड़ित महिला को एक बार मदद के लिए पूछना भी जरूरी नहीं समझा। देखें रिपोर्ट में। इंदिरापुरम थाने क्षेत्र के आम्रपाली विलेज सोसाइटी में एक स्ट्रीट डॉग के मेड को काटने की घटना सामने आई है। जब एक सोसाइटी निवासी अपने बेटे के साथ लिफ्ट में स्ट्रीट डॉग को लेकर ऊपर जा रहा था, लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही डॉग ने लिफ्ट लॉबी में खड़ी मेड पर हमला कर दिया और उसके पैर को काट लिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि हमले के बाद भी निवासी डॉग को लेकर अपने फ्लैट में चला गया और कुत्ते के काटने के बावजूद उसने एक बार ना तो पीड़ित महिला से बात की और न ही उसको किसी तरह की मदद के लिए पूछा। जिसके बाद सीसीटीवी में देखा गया कि मेड दर्द से करहाती हुई लिफ्ट में गई और रोने लगी। इस घटना से सोसाइटी के निवासियों में आक्रोश है और उनका कहना है कि स्ट्रीट डॉग को लिफ्ट में ले जाना खतरनाक है। अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित कश्यप ने कहा कि डॉग मालिकों या एनिमल लवर्स को नोटिस जारी किया जाएगा और सख्त नियम बनाए जाएंगे। इस मामले में अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई की जानकारी नहीं है, लेकिन निवासियों ने मांग की है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाए। इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। उदयपुर शहर में भी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक मासूम बच्चे पर 3 कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। घटना उदयपुर के न्यू आरटीओ स्थित गौतम विहार कॉलोनी की है, जहां घर के बाहर खेल रहे 5 साल के बच्चे पर अचानक 3 कुत्ते टूट पड़े। बच्चे के ऊपर झपटते ही वह डर के मारे नीचे गिर गया और कुत्तों ने उसे नोचना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आवारा कुत्ते मासूम को नोच रहे हैं। गनीमत बस इतनी रही कि बच्चे की मां ने शोर सुनते ही तुरंत घर से बाहर आकर कुत्तों को वहां से भगाया। मां की सूझबूझ से मासूम की जान किसी तरह बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस हृदय विदारक घटना का सीसीटीवी सामने आते ही वायरल हो गया। आपको बता दें कि बीते 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के आतंक को गंभीरता से लेते हुए सख्त आदेश दिए थे। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में अथॉरिटी को आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें डॉग शेल्टर में रखने के आदेश दिए थे, जिसके बाद तमाम डॉग लवर्स कोर्ट के फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और खबर गाजियाबाद से, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। कंस्ट्रक्शन का सामान सड़क पर डालने को लेकर विवाद हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सामान सड़क पर डालने को लेकर पड़ोसी ने विरोध किया। पहले आपस में कहासुनी हुई और फिर मारपीट में उतर गई। कंस्ट्रक्शन का सामान सड़क पर डालने को लेकर दरअसल पूरा विवाद हुआ है। गाजियाबाद से ये खबर है, 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। कंस्ट्रक्शन का सामान सड़क पर डालने को लेकर विवाद हुआ। घर बन रखा था और ये जो सामान डाला हुआ था, इसको लेकर विरोध किया गया पड़ोसी द्वारा और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में जमकर मारपीट देखने को मिली। तस्वीरें आई हैं सामने, देखिए आप जरा किस तरीके से मारपीट की जा रही है, ये वीडियो में नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के बाद नदियां उफान पर हैं। मैदानी इलाकों में इन दिनों नदियां अपने रौद्र रूप में हैं और तटीय इलाकों में हालात बाढ़ जैसे हैं। कानपुर और उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे बाढ़ के हालात हैं। देखिए। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। मैदानी इलाकों में इन दिनों नदियां अपने रौद्र रूप में हैं और तटीय इलाकों में हालात बाढ़ जैसे हैं। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे बाढ़ के हालात हैं। खेतों में पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है और कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने सभी 30 बैराज गेट खोल दिए हैं ताकि पानी की गति को नियंत्रित किया जा सके।
राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं, जिसमें नावों और ट्रैक्टरों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग ने चेतावनी दी है कि जल स्तर में और वृद्धि हो सकती है, जिसके चलते प्रशासन और सिंचाई विभाग अलर्ट पर हैं। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की अपील की गई है। इस समय बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पूरे घाट डूब गए? जी, पूरे घाट डूब गए हैं। कौन सा घाट है ये गोला घाट है। कितनी देर से गंगा पानी सर जी जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और काफी तेजी से बढ़ रहा है और रोजाना बढ़ रहा है ये। जी जी आगे पानी और बढ़ेगा? जी जी पूरी उम्मीद है सर, वही बोला जा रहा है। काफी काफी गांव में काफी गलियों तक पहुंच गया पानी, काफी अंदर तक पानी आ गया, बहुत दिक्कतें हो रही सर आगे। सर कोई प्रशासन कोई मदद नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत दिक्कतें हो रही हैं आगे। काफी तेज से बढ़ रहा है, काफी दिनों से बढ़ता चला भी आ रहा, कोई यहाँ पे देखने भी नहीं आया अभी तक। पानी नालों द्वारा गली में घरों में घुस रहा है। अब ये तस्वीरें देखें, ये तस्वीरें हैं उन्नाव से। यहाँ गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार करने के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे शुक्लागंज और आसपास के तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इससे 2 दर्जन से ज्यादा मोहल्लों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई घरों और गलियों में कमर तक पानी है और लोग नावों के सहारे आवागमन कर रहे हैं। प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने और राहत सामग्री वितरित करने का काम जारी है। स्थानीय विधायक पंकज गुप्ता और जिलाधिकारी गौरांग राठी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत सामग्री और किट वितरित किए हैं। बिजली आपूर्ति बाधित होने से कई क्षेत्रों में बिजली काट दी गई है, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। गाँव में इस समय करीब 52 ग्राम पंचायतें प्रभावित हैं। इसमें करीब 4800 से ज्यादा व्यक्ति, जिसमें हमारे करीब 250 छोटे बच्चे और करीब 130 करोड़ की महिलाएं और करीब 700 वृद्धजन। यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।